मैं समझता हूं न्यूजीलैंड से हम हनी प्रोडक्शन और बढ़ाने के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, इस साल इंडिया न्यूजीलैंड स्पोर्टिंग रिलेशंस को 1 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले, याद रखना और गर्व भी करना, 100 साल पहले हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस टूर में मेजर ध्यानचंद के शानदार परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही थी। उनकी हॉकी ने न्यूजीलैंड के लोगों को भी, उनका भी दिल जीत लिया था। साथियों, कंटेंट क्रिएटर्स की भाषा में कहूं तो ये कॉलैब का जमाना है। न्यूजीलैंड और भारत स्पोर्ट्स में भी बहुत ही शानदार कॉलैब कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण रग्बी का है। मुझे अभी भी बताया गया है कि कुछ देर पहले ही ऑल ब्लैक्स ने रग्बी के मैच में शानदार जीत दर्ज की है। भारत रग्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है। भारत भी रग्बी में आगे आए, इसके लिए हमें कोच चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। इसमें न्यूजीलैंड हमारी बहुत मदद कर सकता है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम को मैं एक अच्छी शुरुआत मानता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मैं यहां न्यूजीलैंड के एक स्पोर्ट्स स्टार्टअप इवेंट में गया था। स्पोर्ट्स टेक में हो रहे इनोवेशंस ने, नए आइडियाज ने वाकई मुझे प्रभावित किया। मुझे विश्वास है कि हम स्पोर्ट्स टेक में साथ मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड का फ्यूचर आपस में जुड़ा हुआ है। इसका एक उदाहरण स्पेस सेक्टर भी है। भारत का चंद्रयान जब मून के साउथ पोल पर लैंड किया, पूरा न्यूजीलैंड नाच रहा था उस दिन। और उस दिन हम सबको गर्व हुआ। अब आपको मैं गर्व की एक और बात बताता हूं। आपको गर्व दिलाने में, इस सक्सेस में न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी का भी योगदान रहा है। न्यूजीलैंड की स्पेस कंपनी ने कई अवसरों पर हमारे साथ मिलकर काम किया है। हम इस सहयोग को और आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, स्पेस सेक्टर ये बताने के लिए काफी है कि भारत और न्यूजीलैंड की इकोनॉमी एक दूसरे को कितना कुछ दे सकती है। यही हमारे ट्रेड एग्रीमेंट की भी स्पिरिट है। ये ट्रेड एग्रीमेंट विकसित भारत की तरफ हमारी यात्रा को गति देगा। भारत और न्यूजीलैंड दोनों के बिजनेस को नए अवसर देगा। साथियों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक और बहुत बड़ी समानता है। ये समानता हमारे
इंडिजिनस कल्चर की है। इंडिजिनस कल्चर को सेलिब्रेट करने, उसको संरक्षण देने की है। और आज मैं माओरी समाज को विशेष रूप से याद करना चाहता हूं। मैंने हाका को केवल एक परफॉर्मेंस के रूप में ही नहीं देखा, मैंने हाका में एक समाज की आत्मा देखी है। उसमें साहस है, आत्मसम्मान है, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है और पूरे समुदाय की सामूहिक शक्ति का एक एहसास है। साथियों, माओरी संस्कृति में एक बहुत सुंदर शब्द है, मना कितांगा। मना कितांगा, इसका मतलब है सम्मान देना, अपनापन देना और पूरे मन से उसकी देखभाल करना। भारत में भी हम कहते हैं अतिथि देवो भव। शब्द अलग है, परिवेश अलग है, पहनाव अलग है, भाषाएं अलग है, लेकिन भावना बिल्कुल एक ही है। ऐसे ही माओरी संस्कृति में परिवार के लिए एक सुंदर शब्द है, फानो, यानी परिवार। इसमें कई पीढ़ियां होती हैं, रिश्ते होते हैं, पूरा समुदाय होता है। भारत भी परिवार को केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं मानता। हमारे लिए फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है। साथियों, माओरी परंपरा का एक और सुंदर विचार है, काइत्या कितांगा। काइत्या कितांगा ये हमें सिखाती है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं, हम उसके संरक्षक हैं। भारत में भी कहा गया है, भारत में भी कहा गया है, माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्व्या। पृथ्वी हमारी माता है। इसी सोच को आधार बनाते हुए हम भारत में धरती मां के संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम, प्राकृतिक खेती मिशन जैसे अनेकों अभियान चला रहे हैं। साथियों, मैं जानता हूं हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी आपके दिल में के किसी न किसी कोने में दिन भर की प्रक्रिया में कहीं न कहीं हिंदुस्तान झलकता ही रहता है, हिंदुस्तान बसता ही है। सही है कि नहीं है? शरीर यहां होगा, मन और इसलिए आप भारत की हर उपलब्धि पर भी नजर रखते हैं। और जब क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर के देखते हैं तो बहुत सी चीजें देखने की छूट जाती हैं, लेकिन घर में टीवी पर बैठकर के जब देखते हैं तो हर बारीकी का पता चलता है। वैसा ही आपको भी भारत की हर बारीकी का पता चलता है।
और यही बात हमें सबसे खास बनाती है। भारतीय देश से बाहर जिस देश में रहते हैं, वहां उस देश की प्रगति में पूरी तरह मदद करते हैं और अपने देश की विकास की भी जानकारी रखते हैं। साथियों, हम जितना प्यार जन्मभूमि को करते हैं, उतना ही समर्पण कर्मभूमि को भी करते हैं। साथियों, वैश्विक चुनौतियों के बीच आज भारत जिस तेजी से विकास कर रहा है, वो अभूतपूर्व है। मैं आपके सामने देश की उपलब्धियों का, भारत के सामर्थ्य का एक गुलदस्ता प्रस्तुत करूंगा। ये गुलदस्ता मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और मैं पक्का मानता हूं इस गुलदस्ते में आपकी पसंद का कोई न कोई फूल जरूर होगा, जो आपको सुंदर भी लगेगा और गर्व से भर भी देगा। तो आप तैयार हैं? गुलदस्ता पेश करूं? अब आपको ढूंढना है आपका फूल कहां है उसमें। या तो सारे के सारे फूल आपके हैं। साथियों, भारत आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। भारत मोबाइल डेटा कंजम्पशन में दुनिया के अग्रणी देशों में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। साथियों, इतना ही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। भारत बहुत जल्द दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भी भारत दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो चुका है। साथियों, आज का भारत दुनिया को विकास के नए मॉडल भी दे रहा है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म का सफल संचालन कर रहा है। आज भारत में यूपीआई के माध्यम से हर महीने
अरबों डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आज दुनिया के दर्जनों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्पेस इकोनॉमी में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, ये उस नए भारत की तस्वीर है जो दिखाती है कि कैसे भारत न्यूजीलैंड की तरह की इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाकर चल रहा है। साथियों, भारत की इस ग्रोथ का एक और पहलू भी है। ये पहलू हमारी विरासत है, हमारी हेरिटेज है। भारत जितना महत्व अपनी इकोनॉमी और इकोलॉजी को देता है, उतना ही फोकस अपनी हेरिटेज पर भी करता है। साथियों, भारत कैसे काम करता है, इसका एक उदाहरण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूप है। जब अफगानिस्तान में संकट आया तो हम गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को पूरे मान के साथ भारत लेकर आए। साथियों, हमारे महान सिख गुरुओं ने पूरी मानवता को सेवा, साहस, समानता और करुणा का संदेश दिया है। दुनिया के हर हिस्से में गुरुद्वारे सेवा के सेंटर है। कोई भूखा आए, उसे भोजन मिलता है। कोई संकट में है, उसे सहारा मिलता है। इसी माहौल में सिख कम्युनिटी के कुछ भाइयों और बहनों ने हमें बताया था कि श्री हरमंदिर साहब में सेवा के लिए एफसीआरए से जुड़ी कुछ परेशानियां आ रही है। हमने उस समस्या का तुरंत समाधान किया। साथियों, आप सभी श्री हेमकुंड साहब जी के बारे में भी जानते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर है। साल का लंबा समय बर्फ की चोटियों से घिरा रहता है। वहां अगर कोई दर्शन करने के लिए जाना चाहे तो बड़ा कठिन मार्ग है, बहुत कम लोग जा पाते हैं।